हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अभी तक का। और बिजनेस स्टडी में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सैंपल पेपर, यानी सैंपल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया जो सैंपल पेपर है, आज हम लोग उससे जो है वो सॉल्व करेंगे और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी इजी और सिंपल लैंग्वेज में, इतना सिंपल कि आपको एक बार में याद होगा। तो आइए पहले फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, उसको आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप अच्छे से समझ के और फिर उसको याद करके लिख लो। ठीक है, वो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लास्ट में बताएंगे आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा, और साथ में उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके और घर पे रख के उसको मार्किंग करके अच्छे से याद करो। और याद करने के बाद एक बार जरूर राइटिंग करना, यानी राइटिंग में प्रैक्टिस करना, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाना। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, और क्वेश्चन अगर इसमें से कम भी आया ना तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रहेंगे। और आज आपको यह भी बताएंगे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कितने पॉइंट में खत्म करना है, कितने पॉइंट में कंप्लीट करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन का स्ट्रेंथ यानी लेंथ कितना होना चाहिए, वो लेंथ भी हम लोग आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन में कितना लिखना है, सर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम आपको सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ लेके क्या ही करोगे जब आपको टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिख के या टाइप करके आपको पीडीएफ दे देंगे कि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है, बट उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि बुक में भी तो वो सारा क्वेश्चन है, तो बच्चा तो खोज खोज के मार्क ही कर लेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम आपको पूरा मॉडल प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे और उसका इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। वो भी पीडीएफ में देंगे ताकि आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके और पढ़ सको। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपका सपोर्ट सबसे जरूरी है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अभी हम है ना जस्ट 2 सेकंड लेंगे, 2 सेकंड में आप फटाफट जो है वो अपना जो इसका लिंक है उसको अपने स्टेटस पे जरूर लगाइए और कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करिए, है ना, ताकि आपके जरिए ही हम लोग हर बच्चे तक पहुंच पाएंगे वेस्ट बंगाल के। हमारे पढ़ाने का तरीका आपके सामने होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा जीत सर के पढ़ाने का तरीका तो आप बिल्कुल शेयर मत करना, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा लगे तो लास्ट में आपका कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर चाहिए कि कैसा लगा आपका क्लास बिजनेस स्टडी का। आप हमसे बहुत सारा अकाउंट्स का क्लास किए हैं, बिजनेस स्टडी का भी क्लास किए हैं, आज आप हमसे बिजनेस स्टडी का धमाकेदार क्लास देख के देखो। एक बार में क्रिस्टल क्लियर टॉपिक जो है वो करेंगे, लेकिन पहले शेयरिंग जरूरी है। तो प्लीज 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 शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करिएगा ताकि हमको पता चले कि आप कितना पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियो को, ठीक है। और लास्ट में आपका कमेंट कि कैसा लगा आपका वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका बिजनेस स्टडीज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 होने वाला है। और यहां पे है राइट एनी 2 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का फंक्शन बताना है, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शन का जो स्टाफिंग है उसके ऊपर जो है वो पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। क्या लिखा हुआ है, राइट एनी 2 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में स्टाफिंग के क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट होगा राइट द पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी एक सही आदमी को सही जॉब के लिए चूज करना या हायर करना या रिक्रूट करना ही कहलाता है स्टाफिंग। आप पॉइंट इसमें देख पा रहे होंगे, स्टाफिंग हेल्प द सिलेक्शन प्लेसमेंट फॉर द सुटेबल एम्प्लॉय एट द राइट पोजीशन, यानी एक राइट पोजीशन के लिए सही आदमी को, सुटेबल पर्सन को चूज करना ही कहलाता है स्टाफिंग। ये पहला नंबर पॉइंट हो गया हमारा, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया, 1 नंबर। तो ये हमारा पहला नंबर पॉइंट हो गया। 1 मिनट पेन लेके आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे इंप्रूव द इफिशियंसी। आप देख पा रहे होंगे पॉइंट इंप्रूव द इफिशियंसी, यानी सेकंड नंबर पॉइंट है कि पहला नंबर पॉइंट था कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी स्टाफिंग के लिए पहला नंबर पॉइंट है राइट पर्सन टू द राइट जॉब। स्टाफिंग के लिए पहला पॉइंट है कि सही आदमी
को चूज करना सही जॉब के लिए। दूसरा, इंप्रूव द इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। अगर एक स्टाफ एक सही आदमी को सही जगह पे अगर आप चूज करते हो तो वो परफेक्शन के साथ काम करेगा, स्पेशलिस्ट होगा उस काम में, क्योंकि सही आदमी को सही जगह पे आपने रखा। अगर हम अकाउंट्स पढ़े हैं तो हम अकाउंटेंट का काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बेटर परफॉर्मेंस देंगे, तो मेरी इफिशियंसी भी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि हम उस जॉब के लिए बने हैं और हमने उस जॉब के लिए ट्रेनिंग लिया है। तो पहला नंबर कि राइट पर्सन टू द राइट जॉब, ये पहला फंक्शन होता है। और दूसरा होता है कि इंप्रूव द इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता बढ़ जाती है, यानी प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द ट्रेन एंड स्किल एम्प्लॉय विच इंक्रीज द वर्क इफिशियंसी। एक ट्रेनिंग होता है, एक ट्रेंड बंदा होता है और उससे उसकी इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहां दिया हुआ कि राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के 2 एडवांटेज आपको बताना है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के 2 एडवांटेज आपको बताने हैं। तो बताइए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप जानते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जॉब को ऑफ करके जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पहला नंबर, नो रिस्क ऑफ द एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वर्क के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता है कि आप ये भी काम कर रहे हो, ये भी काम कर रहे हो, काम करते करते ट्रेनिंग ले रहे हो तो एक्चुअल वर्क के ऊपर कोई रिस्क हो जाए यानी नुकसान हो जाए, उस काम को हम लोग ऑफ करके तब बाहर जाके ट्रेनिंग लेते हैं और इसीलिए उसका नाम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में काम के ऊपर ही ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। एक्चुअल वर्क के ऊपर रिस्क आ सकता है, पहला नंबर पॉइंट। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है कि नो रिस्क ऑफ द एक्चुअल वर्क। इसमें अंदर पढ़ सकते हैं, एम्प्लॉय लर्न विदाउट अफेक्टिंग द रियल वर्क। रियल वर्क को इफेक्ट किए बिना वो लोग सीखते हैं। आगे बोला बेटर कंसंट्रेशन ऑन द लर्निंग, बेटर कंसंट्रेशन ऑफ द लर्निंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सबसे अच्छा बात तो ये होता है कि आप कंसंट्रेट कर पाते हो किसके ऊपर, लर्निंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग इज डन ऑन द सेपरेट प्लेस सो द एम्प्लॉय कैन फोकस ऑन फुल्ली ऑन द लर्निंग। एक सेपरेट प्लेस पे होता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप जानते हो, ऑन द जॉब मतलब कि जॉब के ऊपर ही ट्रेनिंग देना, और ऑफ द जॉब का मतलब होता है सेपरेट जगह ले जाके उनको ट्रेनिंग देना। तो जब सेपरेट जगह ले जाके आप उसको ट्रेनिंग देते हो तो वो पूरा फोकस के साथ कंसंट्रेट करके काम कर पाता है। जैसे हमने एक ऑडिटोरियम बुक किया और वहां बुला के सबको जीएसटी सिखा रहे हैं और हम उसको सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ बोर्ड पे कि देखो जीएसटी में ये ऑप्शन यूज करना, फिर ये ऑप्शन यूज करना, फिर ऐसे करना, फिर वो जाके जॉब पे और कंप्यूटर पे बैठ रहा है और वैसे ही काम कर रहा है। तो कितना अच्छा हुआ, हमने सेपरेट बुलाया, एक ऑडिटोरियम बुक किया, वहां उनको सिखाया और फिर उनको जॉब के वापस लौटा दिया। तो कंपनी, बहुत सारा कंपनी अपने अकाउंटेंट के लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, अपने अलग अलग स्टाफ के लिए, मैनेजर के लिए, सुपरवाइजर के लिए, सबके लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और इसमें सबसे अच्छा बात होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कि वो बाहर जाके होता है, जिससे पूरा फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ सीख पाते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया हमारा और 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया मॉडल प्रैक्टिस सेट का। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के 2 फंक्शन बताइए। सुपरवाइजर समझते हो ना भाई, सुपरवाइजर कौन होता है? ये वॉचडॉग के रूप में काम करता है, यानी ये सुपरवाइजर सबको निगरानी रखता है कि कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो भाई, ठीक से काम करो, तुम्हारा कितना प्रोडक्शन हुआ, तुम्हारा कितना सेल हुआ, सबको निगरानी में रखता है। उसको क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर क्या काम करता है, उसका क्या बताना है आपको? फंक्शन। याद रखना क्या बताना है? फंक्शन। अभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना तो देखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट, फंक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना कि फंक्शन लिखना है। ठीक है, किसका? सुपरवाइजर का। दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर लिए। अब देखो सबसे पहला गाइडेंस। अच्छा देखो, लिमिटेड इतना ही लिखना है, थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस आप बढ़ा सकते हैं, 1 सेंटेंस और बढ़ा सकते हैं। बोला सुपरवाइजर गाइड द वर्कर ऑन हाउ टू डू देयर वर्क प्रॉपर्ली। वो गाइड करता है और वो बताता है कि वो काम को किस तरीके से प्रॉपर्ली ढंग से करना है। तो पहला क्या करता है? गाइड करता है। सुपरवाइजर का पहला फंक्शन क्या होता है? अपने इंप्लॉय को, अपने स्टाफ को, अपने सबऑर्डिनेट को क्या करना? गाइड करना। ठीक है, कि काम को किस तरह कंप्लीट करना है। और दूसरा सुपरविजन, निरीक्षण भी करना। सुपरविजन का मतलब सर, सुपरवाइजर का काम होता है सुपरविजन करना। सुपरविजन वर्ड से ही तो बना है सुपरवाइजर, यानी निरीक्षण करना, निगरानी करना, चेक करना कि आप काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू प्लान आप काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में निगरानी करना सुपरवाइजर का काम होता है। यहां देखो, सुपरवाइजर वॉच एंड चेक द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के वर्क को क्या करता है? चेक करता है। ये हो गया 3 नंबर पॉइंट। देखो कितना आसान, कितना सिंपल लैंग्वेज हम लोग लिखे हैं। ठीक है, और अगर हम समझा दे रहे हैं तो आप और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और यहां से काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, तो फिर आपको ये लगेगा, जब आप पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, एक बार लिख लोगे, तो ये कॉन्फिडेंस रही है कि यहां से आएगा क्वेश्चन। तो आप जो क्वेश्चन आएगा, अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है ना तो 5 क्वेश्चन भी लिख पाओगे, 4 क्वेश्चन आएगा तो 4 क्वेश्चन आराम से इजिली लिख पाओगे, क्योंकि हम आपको समझा भी रहे हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। बहुत ही सिंपल, आपके सामने है सर, कुछ घुमा फिरा के नहीं लिखे। और यहां पर आप मेरे आंसर में एक चीज आप देखोगे, टू द पॉइंट लिखे हैं, सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं? तो ये चीज का ध्यान रखें।
तो ये नंबर हो गया कौन सा, स्टेट द एनी फंक्शन ऑफ द सुपरवाइजर, क्या क्या फंक्शन होता है सुपरवाइजर का, हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ट्रेन लीडरशिप एज द एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग। अब ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है कि सबको पता है कि लीडरशिप जो है वो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, सुपरवाइजर है यानी सुपरविजन, उसके बाद क्या है मोटिवेशन, उसके बाद लीडर, उसके बाद कम्युनिकेशन, ये सब किसका एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। बोल रहा है कि आपको इसके बारे में बताना है कि व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज लीडर, क्या होता है लीडरशिप। तो आइए पढ़ते हैं। बोल रहा है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी of the manager and influence and guide the employees so that they work willingly toward the achieving the organization goal। बोल रहा है कि लीडरशिप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, लीडरशिप इज द एबिलिटी, लीडरशिप क्या है, एक एबिलिटी है, ठीक है, क्या चीज की एबिलिटी है, ऑफ द मैनेजर की, एंड टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड द एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना, उनको प्रभावित करना और उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, किस तरीके से, सो दैट दे वर्क विलिंगली टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, इस तरह से गाइड करना, इस तरह से उनको इफेक्ट करना, उस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना कि वो लोग है ना किस तरीके से काम करे, ऐसा काम करे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए, जो टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, जो एम है, वो हम लोग क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल का डेफिनेशन। तो यहां पे हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए कि लीडरशिप किसको बोलते हैं, सुपरवाइजर का फंक्शन क्या होता है, गाइड करना और सुपरविजन भी करना, यानी वॉच डॉग का काम करना, यानी चेक करना कि कौन कौन काम कैसे कर रहा है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज द कंसीडर्ड एज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सब में है, प्लानिंग में भी है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है, डायरेक्टिंग में भी है, कंट्रोलिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है ना, सभी जगह है। क्या सर, कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि सारे फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए, ना कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इट इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बोला कि आप बताओ कि कंट्रोलिंग कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज द कंट्रोलिंग क्या है, इट इज मतलब कंट्रोलिंग इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज द परफॉर्मेंस इज चेक रेगुलरली। क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए क्योंकि हमेशा आपको है ना कंट्रोलिंग करते रहना चाहिए, अपने स्टाफ को, अपने इंप्लॉई के, अपने सबऑर्डिनेट के परफॉर्मेंस को रेगुलरली क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, एंड करेक्टिव एक्शन, और उसके बिहाफ में करेक्टिव एक्शन भी लेना चाहिए। तो हमेशा अपने इंप्लॉई, अपने सबऑर्डिनेट, अपने स्टाफ के एक्शन को, अपने उनके काम को, उनके परफॉर्मेंस को क्या करो, रेगुलरली चेक करना चाहिए, एंड करेक्टिव एक्शन, और उसके अगेंस्ट जो है वो करेक्टिव एक्शन भी लेना चाहिए। कि आपको 9 पीस माल बनाने के बोले आप 7 पीस बना रहे हो, गलत बात है, आप इसको इंप्रूव करो, तो ये करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। या अगर आप कल 7 पीस बनाओगे तो हम आपको पनिशमेंट करेंगे, आपके सैलरी में से डिडक्ट होगा, इस बार आपको बोनस का 10% डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा आपका प्रमोशन रुक सकता है, ऐसे ऐसी चीजें कि करेक्टिव एक्शन हमको लेना पड़ेगा ताकि वो कल से परफॉर्मेंस क्या करे, इंप्रूव करे, ठीक है। ये हो गया। टेक अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द वर्क, और अगेन जो है वो ये चीज करते रहना चाहिए, हमेशा चेक करो, कंट्रोल करो और करेक्टिव एक्शन लो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि कंट्रोलिंग जो हो क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कंट्रोलिंग के 2 लिमिटेशन बताइए, कंट्रोलिंग के 2 लिमिटेशन इन 2 डिसएडवांटेज। हमेशा की तरह आप पहले लिमिटेशन को मार्क कर लो और कंट्रोलिंग को मार्क कर लो। पहला कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसमें 2 पॉइंट होता है, दोनों लिख दीजिएगा आप एग्जाम में। कॉस्टली प्रोसेस होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कॉस्टली प्रोसेस है पहला नंबर। हाँ, कंट्रोलिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है, कंट्रोल करने के लिए आपको एक आदमी रखना पड़ रहा है ना। 10 आदमी के ऊपर एक आदमी कंट्रोल करने के लिए है, या 50 आदमी के ऊपर एक आदमी कंट्रोल करने के लिए है। अगर आपके पास हजार इंप्लॉई है तो फिर आपका जो है वो 5-6 जो है वो आपको लग गए 100। अगर 100 के ऊपर एक आदमी को रख रहे हो आप कंट्रोल करने के लिए, तो अगर 1000 लोग हैं तो आपको 5 लोग जो है वो रखने पड़ेंगे स्टाफिंग के तौर पे, सुपरवाइजर के तौर पे जो कंट्रोल करेगा। तो आपका पैसा तो नुकसान हो रहा है ना, प्लस टाइम भी जा रहा है। तो कंट्रोलिंग एक कॉस्टली प्रोसेस भी है, पैसा भी खर्च हो रहा है आपका, ठीक है। अगर सारे इंप्लॉई अपने हिसाब से काम करें तो सुपरवाइजर को रखने की जरूरत ही नहीं है। तो कंट्रोलिंग एक क्या है, कॉस्टली प्रोसेस भी है और टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, बहुत समय लगता है उस चीज को कंप्लीट करने में। तो यहां पे देखो दोनों लिख दिए हम लोग कि कंट्रोलिंग रिक्वायर्स द मोर टाइम एंड एफर्ट। इसमें मोर टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगता है। और रिड्यूस द करेक्टिवनेस, रिड्यूस द करेक्टिवनेस का मतलब होता है कि टू मच कंट्रोल लिमिट फ्रीडम्स
एंड डिस्करेज द न्यू आइडिया। तो रिड्यूस द क्रिएटिविटी, रिड्यूस द क्रिएटिविटीज। क्रिएटिविटीज का मतलब होता है कि क्रिएटिविटी खत्म कर देता है ना, इनोवेशन खत्म कर देता है। सर इनोवेशन कैसे खत्म कर देता है? देखो एक चीज हम आपको बताएं, कभी कभी बहुत बार आप देखे होंगे घर में भी ऐसा होता होगा कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, तो अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, शायद आप और अच्छा कर सकते थे और खराब करना स्टार्ट कर दिए। तो ये हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी कंट्रोलिंग जो है वो नेगेटिव होता है। एक्सेसिव कंट्रोलिंग जो क्या होता है ना, आदमी को डिमोटिवेटेड करता है। और दूसरा नंबर है कि अगर हमेशा तुम बोलते रहोगे ये करो, ऐसे करो, नहीं नहीं ठीक करो, इसको ठीक करो, नहीं ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे, इतना कंट्रोल करोगे तो वो अपना दिमाग भी तो नहीं लगा पाएगा ना। हो सकता है कि वो आपसे बेटर जान रहा हो लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप उसको हमेशा कमांड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग का पहला डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली प्रोसेस है, और दूसरा रिड्यूस द क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। देखो पॉइंट क्या है, टू मच कंट्रोलिंग लिमिट्स, टू मच कंट्रोल लिमिट्स फ्रीडम। लिमिट्स को क्या, फ्रीडम को क्या करता है, लिमिट्स कर देता है। और डिस्करेज द न्यू आइडियाज, नए नए आइडिया को डिस्करेज करता है, ठीक है, यानी खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया है लेकिन आपका सामने वाला जो है वो एम्प्लॉई, सामने वाला आपका सुपरवाइजर जो है वो आपको काम ही नहीं करने दे रहा, तो आइडिया तो आपका खत्म हो गया ना। तो ये पॉइंट, क्रिएटिविटी खत्म हो गई। 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। राइट इन ब्रीफ द आइडिया अबाउट द 2 सेगमेंटेशन ऑफ मनी मार्केट। जी, मनी मार्केट का 2 सेगमेंटेशन आपको बताना है। तो मनी मार्केट का 2 सेगमेंटेशन क्या क्या हो सकता है, आइए बात करते हैं। आइए, तो मनी मार्केट का पहला सेगमेंटेशन होता है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और दूसरा अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट किसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट किसको बोलेंगे, आइए। तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट किसको बोलते हैं, इट्स इंक्लूडिंग द बैंक्स, आरबीआई, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी जो आरबीआई हो गया, बैंक हो गया, यानी ऐसी संस्थाएं जो रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली काम करती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। लेकिन अनऑर्गेनाइज में क्या होगा, जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आती है, फिर भी वो क्या करती है, मनी मार्केट की तरह काम करती है। जैसे जैसे साहूकार लोग होते हैं, आपके आसपास भी कोई लोग होंगे ना जो सूदी ब्याजी पे पैसा देते हैं, मतलब इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। मतलब कि आपके अगर बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, क्रेडिट स्कोर ये वो बोल रहा है, तो आप जाओ उनसे बोलो कि लाला जी मेरे को, पुराने जमाने की फिल्मों में देखे होंगे आप, लाला जी मेरे को पैसा दे दीजिए 5,000 उधारी बिटिया की शादी है कि नहीं। वो लाला जी देते थे और वो ब्याज पे ब्याज लगाए जाते थे, सूदी ब्याज कमाते थे, है कि नहीं, और ब्याज में ही उसका जमीन जो है वो हथिया लेते थे। इस टाइप के साहूकार लोग होते हैं। सारे साहूकार ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो कोई साहूकार होगा तो बुरा मत मानना, हमारी जो है वो हमारा पढ़ाने का मकसद है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आता है, ऑर्गेनाइज, नाम से ही समझिए, ऑर्गेनाइज यानी बैंक आएगा, आरबीआई आएगा, और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वैसे बैंक होंगे जो भी पैसे के लेन देन करते हैं, इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज का मतलब हो गया साहूकार हो गया। चीट फंड याद रखना, चीट फंड, जितने भी चीट फंड होते हैं ना, वो शारदा चीट फंड आप नाम सुने होंगे, ठीक है, बहुत लोग का पैसा डूब गया। तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के, ठीक है, वो सब चीट फंड है या साहूकार लोग हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो संस्थाएं जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ये तो आप पढ़े हैं सर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। देखिए ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल बिल, और भी बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं, कॉमर्शियल पेपर वगैरह, ठीक है। लेकिन ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म्स गवर्नमेंट सिक्योर्ड यूज टू रेज द फंड। ये ट्रेजरी बिल क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो यूज किया जाता है किसके लिए, रेज द फंड, फंड को इकट्ठा करने के लिए एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसको टी बिल बोलते हैं, ट्रेजरी बिल बोलते हैं। और यह है कॉमर्शियल बिल। तो बिल यूज्ड बाय द बिजनेस टू मीट द शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल इकट्ठा करने के लिए या अरेंज करने के लिए जिस बिल का इस्तेमाल करता है छोटी छोटी कंपनियां या बिजनेसमैन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बिल। और ये 7 और 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो कितना सिंपल और कितना ईजी लैंग्वेज में हम लोग लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल प्रमोशन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल प्रमोशन, हम लोग क्यों करते हैं सेल प्रमोशन, सेल प्रमोशन करने का क्या उद्देश्य है। आप पढ़ते हो ना कि सेल प्रमोट करने के लिए पहले टेक्निक पढ़ा देते हैं आपको। टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन में क्या आता है, तो टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन में आ जाएगा कि सेल को बढ़ाने के लिए कूपन कार्ड निकाल दो, फ्री गिफ्ट निकाल दो, धमाका ऑफर निकाल दो, होली ऑफर निकाल दो, दिवाली ऑफर निकाल दो, बाई 1 गेट 1 फ्री निकाल दो, है ना, बहुत सारा ऑफर निकालते रहते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, ये टेक्निक है, क्या चीज का, सेल को प्रमोट करने का। ओके सर, सेल को प्रमोट करने का टेक्निक है। पूछ रहा है आपसे, नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, है ना। सेल प्रमोशन क्यों करते हैं, क्यों आपको सेल प्रमोट करवाना है। तो सेल प्रमोट क्यों करवाना है, पहला इंक्रीज द सेल। सेल प्रमोट इसलिए, सेल प्रमोशन
प्रमोशन का काम हमको इसलिए करवाना है क्योंकि इससे मेरा सेल प्रमोट होगा, यानी मेरा सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला नंबर की इट्स इंकरेज द कस्टमर टू बाई मोर प्रोडक्ट इन अ शॉर्ट टाइम। अब धमाका ऑफर निकाल दोगे तो बहुत कम टाइम है कि भैया यहां से 10 तारीख तक यानी परसों तक जो है वो धमाका ऑफर निकला है और सब लोगों के लिए ये ऑफर निकाला गया है और आप फटाफट जो है वो आइए और 50% डिस्काउंट पे जो है वो सामान ले लीजिए। तो ये धमाका ऑफर निकल गया, अब लोग जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं कि भाई जल्दी करो वरना 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। शॉर्ट पीरियड में सेल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये पहला नंबर, ठीक है। दूसरा, अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर, यानी न्यू कस्टमर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बोला ऑफर या डिस्काउंट हेल्प इन अट्रैक्टिंग द न्यू बायर। अच्छा, पहला नंबर की सेल बढ़ता है और दूसरा नंबर की अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर, यानी नए नए कस्टमर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए किसके, सेल प्रमोशन के। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो ठीक से देख लेना कि क्या पूछा है। कभी कभी बच्चे ना आधा अधूरा पढ़ते हैं, समझ जाते हैं। अब सेल प्रमोशन देखते बोला वो सेल प्रमोशन, अच्छा 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 मेरे को आता है ना। सेल प्रमोशन कैसे करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट कर लेंगे, फ्री ऑफर निकाल देंगे, धमाका ऑफर निकाल देंगे, ऐसे ऐसे आता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे नहीं करिएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, मार्क करिएगा क्या ऑब्जेक्टिव है और सेल प्रमोशन, इसको अंडरलाइन करना। अच्छा, नेक्स्ट आता है राइट एनी टू सोशल बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। हाँ, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राइट द टू बेनिफिट्स ऑफ क्या चीज, बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अच्छा, एडवर्टीजमेंट के क्या बेनिफिट है, लेकिन सर इसमें दो तरह का पॉइंट होता है। एक सोशल, समाज के लिए क्या बेनिफिट है, और एक कस्टमर के लिए भी बोल सकते हैं, समाज के लिए बोल सकते हैं, और कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है। अब सर ये अलग अलग सेगमेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे सब छोड़ छाड़ के कोई 2-4 याद कर लेते हैं, सोचते हैं लिख देंगे। लेकिन देखो सैंपल पेपर में बताया कि भैया हम अलग अलग पूछ सकते हैं, अलग अलग पूछ सकते हैं। मतलब कि हम आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि सोशल बेनिफिट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। सोशल बेनिफिट मतलब ऐसा बेनिफिट बताना जो समाज को फायदा दिखाए, ठीक है। तो समाज को क्या फायदा होता है, तो क्रिएट द अवेयरनेस। अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है ना तो समाज को यह फायदा है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रहा है, जागरूकता आ रही है, लोग जान रहे हैं चीजों के बारे में। कोई भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो आप जान रहे हो ना। जैसे मान लीजिए कि पहले मच्छर भगाने के लिए वो क्या आता था, कॉइल आता था ना, कॉइल जैसा होता था, ऐसे ऐसे घूम के उसको जलाते थे, धुआं होता था बहुत ज़्यादा, लोगों को स्मेल से दिक्कतें होती थी, लोग भी बाहर चले जाते थे, मच्छर भी बाहर चला जाता था, ठीक है। बाद में क्या है, लिक्विड आया। लेकिन आपको कैसे पता चला उसके बारे में, सर टीवी में ऐड देखे। जी बिल्कुल, आपने टीवी में ऐड देखा तो उसके बारे में आपको पता चला। तो वैसे ही चीज़ों के बारे में जागरूकता आती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऐड देखते हैं तो जागरूकता आती है। आप टीवी में ऐड देखे तो नॉलेज भी बढ़ता है आपका, ठीक है। समाज को एक नया मैसेज मिलता है, एक अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे हम कोलगेट पेप्सोडेंट का ऐड देखे थे तो उसमें दिखा रहा था कि भैया है ना, वो तो कंपनी अपना ऐड ही कर रहा था, लेकिन उसमें ये बात बहुत अच्छा बताया कि दिन भर में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ये दांतों के लिए अच्छा होता है। और अगर रात को ब्रश नहीं करोगे तो जो है वो आपकी दांतों में जो है कीटाणु घुस जाते हैं और रात भर वो ढिसूम ढिसूम करते हैं। ऐसा ऐड दिखा रहा था। लेकिन उससे एक चीज़ तो नया सीखने को मिला आपके घर के बच्चों को, बड़ों को, सबको, कि रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐड आती है जो एक एजुकेशन देती है, लोगों को एक नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो क्रिएट द अवेयरनेस, यानी एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्म द पीपुल अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, यूजफुल इंफॉर्मेशन। नया प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी मिलती है और यूजफुल इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है promote the healthy competition। बोला कि advertisement encourage the competition which leads the benefit and quality of the lower price, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सबसे बड़ा फायदा है जो समाज को फायदा है कि एडवर्टीजमेंट, इसका भी ऐड आ गया, उसका भी ऐड आ रहा है, उसका भी ऐड आ रहा है, सब कोई अपना ऐड कर रहा है जी, ठीक है। अब सब कोई ऐड कर रहा है तो बहुत सारी कंपनियां आ गई। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो भी मार्केट में कंपनियां हैं वो अब सोचेगी कि भैया अब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, बहुत सारा कंपनी आ गया, कॉम्पिटिशन हाई हो गया। मतलब आपको जम के पढ़ाना होगा, अच्छे से पढ़ाना होगा, है ना, क्वालिटी एजुकेशन देना होगा, अच्छी नोट्स देनी पड़ेगी, है ना, वरना जो है वो मार्केट में आप आउट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए क्वालिटी, और जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन है वो ऑटोमेटिक जो है वो हाई कर जाएंगे इस मार्केट में। तो जिनके पास क्वालिटी है वो बहुत हाई करेंगे। अब कोचिंग का एग्जाम्पल लिए या पढ़ाने का एग्जाम्पल लिए, आप प्रोडक्ट में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए साबुन बनाने की कितनी कंपनियां, नीम है, मार्गोल है, लाइफबॉय है, साबुन है ना, आपका डेटॉल है, सैवलॉन है, 1000 तरीके की कंपनियां, लक्स वगैरह 50 तरीके की कंपनियां हैं, ठीक है। अब भाई अगर उसमें से कोई कंपनी सोचेगा कि ये जैसे तैसे करके बेवकूफ बना देंगे लोग, ऐसा नहीं हो सकता। लोअर प्राइस पे बेटर क्वालिटी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो लोग अब सब प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि बहुत सारी नई कंपनियां आती थी और बंद भी हो जाती थी अच्छा होने के बावजूद भी, क्योंकि लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाती थी, उसको जरिया नहीं था लोगों तक पहुंचने का, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है, अब लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, तो ये चीज सबसे बड़ा फायदा है कि प्रमोट द हेल्दी कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं फाइनली। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना हम लोग कंप्लीट किए सर? 2 मार्क्स का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखा हुआ ब्रीफली स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला नंबर, 1 नंबर, प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग वेयर एज द स्टैंडर्ड सेट इन द प्लानिंग आर यूज फॉर द कंट्रोलिंग। है ना, प्लानिंग क्या है? बेस है किसका? कंट्रोलिंग का, क्योंकि प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट करता है और उसको फॉलो करता है कौन? कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग उसी को फॉलो करता है। तो पहला नंबर कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में? ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। देखो क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। ठीक है, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में जो है वो क्या समानताएं हैं, क्या रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप ये है कि प्लानिंग क्या करता है? बेस बनाता है, और कंट्रोलिंग उसको क्या करता है? फॉलो करता है। नेक्स्ट आ रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कंट्रोलिंग सपोर्ट द प्लानिंग मींस व्हाइल द कंट्रोलिंग चेक whether the plan are being follow properly or not। यानी कंट्रोलिंग क्या करता है? चेक करता है। क्या चेक करता है? कि प्लान जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। यानी कंट्रोलिंग तो यही चेक करता है कि हम लोग प्लानिंग किए थे कि एक दिन में 10 पीस माल बनाने के लिए, आप लोग बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे तो फिर आप मस्ती कर रहे हैं, आप फाकी मार रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, है ना। फिर आपको इस कंपनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वैसा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या करता है? पहले प्लानिंग की जाती है और उसको चेक करता है कंट्रोलिंग कि प्लान के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा, चेक वेदर द प्लान इज बीइंग फॉलोड एंड प्रॉपर्ली और नॉट, प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा नंबर आता है बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। याद रखिएगा, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग यूजलेस है, और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग तो हो ही नहीं सकता है। एंड कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। और ये 3 पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रीफली स्टेट द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलिंग। स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। तो पहला स्टेप हो सकता है सिलेक्शन, सेटिंग द स्टैंडर्ड। पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे कि कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो पहला नंबर सेटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा मेजरमेंट या मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड बन गया, अब हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तीसरा नंबर कंपेयरिंग एंड करेक्टिव एक्शन। कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से, कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से आपका स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद एक करेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो हम लोग उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे, उसके भी आप में करेक्टिव एक्शन लेंगे कि भैया आपको ऐसा ऐसा करना होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। स्टेप कोई भी चीज का आए तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर 2 मार्क्स में स्टेप आया तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरा पॉइंट कवर करना। ठीक है, तो सर पूरा एक्सप्लेन करेंगे 2 मार्क्स में, भैया 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, बाकी 3 पॉइंट जो है वो लिख के आ जाना, पॉइंट लिख के आना, लेकिन लिखना पूरा, क्योंकि स्टेप आधा अधूरा नहीं होता है। स्टेप तो स्टेप ही लिखोगे ना, पूरा स्टेप ही होता है भाई, आधा स्टेप पे थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो प्रोसेस से स्टेप पूरा कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, state any 3 points that affect the investment decision of a firm. State any 3 points that affect the investment decision of a firm. यानी आप जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये फैक्टर अलग अलग चीजों का भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट का आ सकता है, फाइनेंशियल डिसीजन का आ सकता है, डिविडेंड डिसीजन का आ सकता है, वर्किंग कैपिटल का आ सकता है, फिक्स कैपिटल का भी आ सकता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग का भी आ सकता है। तो इसका फैक्टर जरूर करिएगा। ठीक है, सारे फैक्टर। तो बोल रहा है कि आप बताइए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। आप बताओ ना भैया, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो क्या देखोगे, उसमें क्या चीज चेक करोगे? आंख बंद करके पैसा लगा दोगे? नहीं सर। तो क्या चेक करोगे? सर हम पहले चेक करेंगे ना कि कितना मेरा कमाई आ रहा है, मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। अगर हम 5 लाख रुपया लगा रहे हैं तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल, तो पहला नंबर आप चेक करोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, यही चेक करोगे ना जी सर। दूसरा क्या चेक करोगे? दूसरा ये चेक करेंगे कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। हाँ, रिस्क फैक्टर को आप चेक करोगे, जी सर थोड़ा देख लेंगे, कहीं अगर बहुत ज़्यादा रिस्क होगा तो सर बिल्कुल नहीं लगाएंगे पैसा, चाहे रिटर्न ज़्यादा भी हो चाहे कम भी हो, रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे सर। ठीक है, उतना ही पैसा मेरे पास, पैसा डूब जाएगा तो क्या ही करेंगे, मतलब परेशान हो जाएंगे ना। तो इसीलिए सर हम एक चीज़ का भी और ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है वो रिस्क फैक्टर को ध्यान रखेंगे कि रिस्क तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो बोला अ फर्म प्रेफर द इन्वेस्टमेंट विच लेस रिस्क एंड मोर क्रिएटिविटीज एंड ऑफ ए सक्सेस। तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट हम लोग चेक करेंगे कि रिस्क बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, ठीक है। और तीसरा नंबर आता है कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट शुड गिव द रेगुलर एंड सफिशिएंट कैश फ्लो टू रन द बिजनेस स्मूथली। बोला कि और तीसरा नंबर हम लोग ये भी देखेंगे कि जहां पैसा लगा रहे हैं उसका कैश फ्लो कैसा है, मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना फ्लो अच्छा है। अगर अच्छा फ्लो होगा तो बिजनेस स्मूथली चलेगा, तो उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो तीन बातें, पहला नंबर हुआ तीन बातें, पहला एक्सपेक्टेड रिटर्न, दूसरा रिस्क इन्वॉल्व और चौथा तीसरा नंबर हो गया कैश फ्लो पोजीशन। तो पहला आप ये देखना कि रिटर्न कितना अच्छा मिल रहा है, दूसरा नंबर आप चेक करोगे रिस्क इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है, ठीक है, और तीसरा नंबर चेक करोगे कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में डिफरेंट करना है। फिक्स कैपिटल में डिफरेंट आप इस तरीकों से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर करेंगे टेबल फॉर्म में, तो पहला सीरियल नंबर कर लेना, दूसरा क्या कर लेना बेसिस, और तीसरा नंबर क्या कर लेंगे डिफरेंट, ठीक है। ये देखो, तो यहां पे हम लोग पहला नंबर सीरियल नंबर, दूसरा बेसिस और तीसरा डिफरेंट। तो सीरियल नंबर 1, बेसिस क्या हो सकता है, पहला डेफिनेशन, दूसरा ये फिक्स कैपिटल और ये वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग टेबुलर फॉर्म नहीं बनाए हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए आप बना लेना। लिखे हैं वैसे ही, आप देखो ना, पहला नंबर फिक्स कैपिटल इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स वाइल द वर्किंग कैपिटल यूज फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज। दोनों का डिफरेंस हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन हो गया, हम लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है। वाइल के यहां से डबल लाइन खींच दिए, यानी ये फिक्स कैपिटल में लिख देना और ये वर्किंग कैपिटल में लिख देना। पर्पस देखिए क्या है, तो फिक्स कैपिटल यूज टू बाई द फिक्स एसेट्स वेयर मतलब डबल लाइन खींच रहा है, मतलब यहां से वर्किंग कैपिटल हो रहा है। वर्किंग कैपिटल यूज टू डेली ऑपरेशन, यानी इसको यूज करते हैं डेली ऑपरेशन के परचेज के लिए और इसको फिक्स एसेट्स के परचेज के लिए यूज करते हैं। अच्छा, नेचर, दोनों का नेचर क्या क्या है, तो फिक्स कैपिटल इज परमानेंट इन द नेचर, फिक्स कैपिटल परमानेंट नेचर का होता है, वाइल यानी डबल लाइन खींच रहे हैं, वर्किंग कैपिटल इज द सर्कुलेटिंग इन नेचर, सर्कुलेटिंग नेचर का होता है, फिक्स कैपिटल परमानेंट नेचर का होता है। कितना इजी सा पॉइंट हो गया कंप्लीट आपका डिफरेंस बिटवीन, आप इसको टेबल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द 3 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का आपको क्या बनाना है, फंक्शन। तो फंक्शन बताइए स्टॉक एक्सचेंज। पहला नंबर प्रोवाइड द लिक्विडिटी, खरीदने में बेचने में बहुत सुविधा हो गया, तो लिक्विडिटीज बहुत अच्छा हो गई। देखो, इन स्टॉक एक्सचेंज अलाउ द इन्वेस्टर टू इजिली बाई और सेल शेयर वेयर दे आर वांट, जहां वो लोग खरीदना या बेचना चाहते हैं वो इजिली खरीद और बेच सकते हैं, यानी बहुत अच्छी लिक्विडिटीज फॉर्म में आ गई। दूसरा प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी यहीं पे सप्लाई यहीं पे डिमांड सब कुछ क्रिएट होता है, इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर भी यहां अवेलेबल होगा। तो इट्स हेल्प द डिसाइडिंग द करेक्ट market price of the securities on the basis of the demand and supply, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हम लोग क्या कर पाते हैं, यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन कर पाते हैं। तो ये दूसरा नंबर जो है फंक्शन है। तो पहला फंक्शन स्टॉक मार्केट का कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, आसान कर दिया, खरीदने बेचने में सुविधा हो गया। दूसरा नंबर प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, 2 फंक्शन हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि इंश्योर द सेफ्टी, यानी इन्वेस्टर की सेफ्टी का ध्यान रखता है। ये सबसे मेन फंक्शन होता है इसका किसका, स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे इट्स प्रोवाइड द सेफ एंड फेयर ट्रेडिंग फॉलोइंग ऑफ द प्रॉपर यूज, यानी जो ट्रेडिंग होता है वो फेयर और स्मूथ और सेफ ट्रेडिंग होने लगा, ठीक है। तो इट्स प्रोवाइड द सेफ फेयर ट्रेडिंग बाय द फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, फॉलोइंग नहीं लिखना होगा, है ना, बाय द प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। चूंकि स्टॉक एक्सचेंज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसीलिए यहां पे जो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं वो सेफ, सिक्योर्ड एंड सेफ्टी है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारा हो गया किसका, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन। देखो, जो हम लोग आंसर दिया ना वो एकदम सिंपल और सिक्योर दिए हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि घुमा घुमा के दिए, बहुत ही सिंपल है। और सिक्योर कहने का मतलब है कि एकदम मार्क्स का बिल्कुल नहीं कटेगा सर, यहां से आप एकदम आराम से बेधड़क होकर इसको लिखिए, ठीक है, याद कर लीजिए। और सिंपल दिया हुआ है और इजी लैंग्वेज में दिए हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप फटाफट आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझ समझ के करेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएससी। बीएससी का ऑब्जेक्टिव बताना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला नंबर प्रोवाइड द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया, यानी किसको, बीएससी प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज प्रॉपर प्लेस, है ना, प्रॉपर प्लेस वेयर द इन्वेस्टर कैन इजिली बाई एंड सेल द शेयर, यानी वो लोग क्या बहुत इजिली सामान को खरीद, सामान मतलब सिक्योरिटीज या शेयर को खरीद सकता है और बेच सकता है, कहाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। तो वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे बायर भी आ रहा है और सेलर भी आ रहा है। तो ये एक सुविधा हो गया, इन्वेस्टर भी आ रहा है और कंपनी जो
जो सेवर हैं, जो पैसा सेव करके रखे हैं, वो भी सिक्योरिटी खरीदने वहीं आ रहे हैं, और जो कंपनी को कैपिटल चाहिए वो कंपनी भी वहीं आ रही है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म दिया क्या करने का, ट्रेडिंग करने का। दूसरा, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी सबसे पहले तो वो इंश्योर किया, ट्रांजैक्शन में सेफ्टी लाया। इसमें देखो क्या लिखेंगे, इट्स इंश्योर द फेयर एंड सेफ ट्रेडिंग बाई फॉलोइंग्स नहीं लिखेंगे, बाई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन एंड सुपरविजन एंड विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीएससी या स्टॉक एक्सचेंज या सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करता है, माने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई जालसाजी ना हो, कुछ भी उनके साथ जो है वो फ्रॉड वाली घटनाएं ना हो, इसलिए सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म देता है। तो ट्रांजैक्शन भी सेफ्टी का ध्यान रखना क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बीएससी का ऑब्जेक्टिव क्या है, बीएससी का ऑब्जेक्टिव है पहला नंबर की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां पे लोग ट्रेडिंग कर सके। दूसरा नंबर की सेफ एंड सिक्योर मार्केट प्रोवाइड करना, और तीसरा नंबर प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन। ये कंपनी के लिए कि हर कंपनी को पैसा चाहिए, और उसको पैसा कहां से मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, यानी सेकेंडरी मार्केट के जरिए। तो यहां बोला बीएससी हेल्प द कंपनीज टू रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द सिक्योरिटी मतलब यहां शेयर बोलेंगे, जहां भी सिक्योरिटी बोले वहां शेयर बोल सकते हैं। तो शेयर के जरिए वो लोग पैसा इकट्ठा करने का भी मौका दे रहा है। तो ये देखिए पूरा पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। देखो समझते चलेंगे तो याद करने में सुविधा होगा। अगर आप इसका पीडीएफ ले भी लेते हैं ना तो कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि आप उसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे और रट्टा मारोगे। और अभी के लास्ट टाइम रट्टा मारने वाला तो बिल्कुल काम मत करना, समझ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा लिख लेना, लिख लोगे एग्जाम में, एकदम गारंटी है लिख लोगे आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इशू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इसका भी आप डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट में कर लेना, ठीक है। आइए नेचर, तो पहला नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यू इशू मार्केट डील्स इन द न्यू सिक्योरिटीज वाइल, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट डील्स इन द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी जो पहले से शेयर है उसमें डील करता है सेकेंडरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट किस में करता है, नया इशू में करता है, नया सिक्योरिटी में करता है, मतलब कि आईपीओ वगैरह, ठीक है, आईपीओ, ठीक है। चलिए फंड्स ऑफ द कंपनी, इट्स न्यू इशू मार्केट फंड गो टू द कंपनी वेयर द सेकेंडरी मार्केट फंड गो टू द इन्वेस्टर के पास जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आईपीओ बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी मार्केट का, और सेकेंडरी मार्केट का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मार्केट के बारे में लिख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों का तीनों जो है वो डेफिनेशन, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पीडीएफ इसका प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ब्रीफली डिस्कस द 3 पॉइंट आपको बताना है दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट के इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला नंबर मोबिलाइजेस द सेविंग, यानी सेविंग को मोबिलाइज करता है, यानी कौन है ना, कैपिटल मार्केट आपके सेविंग को क्या करता है, मोबिलाइज करता है। सेविंग को मोबिलाइज करता है मतलब कि आपका इन्वेस्टर का पैसा कहां, कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो मोबिलाइज हुआ ना, आपका पैसा कहां चला गया, किसी बड़ी कंपनी में लग गया है कि नहीं, तो मोबिलाइज हुआ। और ये काम कौन करता है भाई, कैपिटल मार्केट। तो देखो कैपिटल मार्केट कलेक्ट द सेविंग फ्रॉम द पब्लिक से सेविंग कलेक्ट करता है थ्रू द शेयर से एंड डिवेंचर से, शेयर से भी और डिवेंचर से भी पब्लिक से कलेक्ट करता है, एंड यूज दिस फंड टू प्रोडक्टिव द बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट में उसको क्या करता है, यूज करता है। तो पहले शेयर से और डिवेंचर से कलेक्ट करता है और यूज दिस फंड टू प्रोडक्टिव बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट, और उसको प्रोडक्टिव बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्टमेंट में जो है वो इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फंड। अच्छा दूसरा नंबर कैपिटल मार्केट का क्या काम है, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है। बोला इट्स हेल्प द कंपनी टू रेज द लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर से लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है इकट्ठा करता है, विच इज यूजफुल फॉर द एक्सपेंशंस एंड मॉडर्नाइजेशन स्टार्टिंग ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट को करने में या मॉडर्नाइज करने में या बिजनेस को एक्सपेंड करने में क्या करता है, उसको यूज करता है। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। तीसरा नंबर हो रहा है प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है, तो बाई प्रोवाइडिंग द fund of the industries of the business, it's increase the production and create the employment, यानी employment। अब देखो पैसा लगेगा कंपनी में, कंपनी प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो लेबर भी ज्यादा चाहिए, तो लेबर ज्यादा चाहिए मतलब कि लोगों को काम मिलेगा, तो यहाँ इंप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी, देश का नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, और लोकल एरिया जो रीजनल एरिया उसका डेवलपमेंट भी होगा। ये सारा चीज जो है वो किससे हो रहा है, कैपिटल मार्केट से। तो ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट का क्या
याद रखिएगा इंपॉर्टेंस। पहला, आपके फंड को मोबिलाइज कर रहा है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और किसी के पास पैसा ही नहीं है लेकिन उसके पास दिमाग बहुत है कंपनी चलाने के लिए, तो आपका पैसा उस कंपनी में डाल दिया तो मोबिलाइज कर दिया, पहला फायदा। दूसरा, आपको लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक बार पैसा लगा दिए तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा आपका पैसा। डिवेंचर खरीद लिए 5 साल 10 साल के लिए, डिवेंचर खरीदते हो ना 10 साल 10 ईयर डिवेंचर, अब 10 साल तक आपका पैसा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा और कंपनी को भी निश्चिंत हो गई कि भैया 10 साल तक ये पैसा कोई मेरे से मांगेगा भी नहीं, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। दूसरा, प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 9 नंबर पॉइंट, स्टेट एनी 3 साइलेंट फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग आप समझते हैं, बिल बजाए और निकाल के दिए भाई ये छोटा सा शैम्पू कंपनी की तरफ से फ्री है, रखिए, है ना, कंपनी का प्रचार, पब्लिक का मुनाफा, ये छोटा सा शैम्पू या नवरत्न तेल, ठीक है। और आपने बोला ठीक है भाई दे दो, है ना, कल सुबह नहाएंगे, है ना, आपने सुबह नहाया, नहा धोवा के लगा कि ठीक ही अच्छा, ये सैंपल का सामान खराब थोड़ी होता है, हर कंपनी अच्छा ही बनाती है, ठीक है। और बाद में देखिए कि सुबह में फिर आ गया वो आदमी, बोला अब क्या हुआ भाई, फिर देने आए हो क्या फ्री में? बोले नहीं फ्री में देने नहीं आए हैं, आपको शैम्पू कैसा लगा, अगर पसंद आया तो ये डब्बा खरीदिए, तो आपको डब्बा दिखा रहा है, तो आपको लगा कि हाँ ठीक ही लगा, लेकिन वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपसे डील कर रहा है ना। अभी अब अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और एक बैनर लगा दिया गया कि फलाना ठंडा तेल, ठीक है, तो एक्स ठंडा तेल या वाई ठंडा तेल, है ना, ऐसा लगा दिया बैनर, ठीक है। अभी क्या होगा भाई, अब एक्स वाई ठंडा तेल लगा दिया भाई, अब तुम देखा इग्नोर किया। लेकिन अगर पर्सनली आके कोई दे रहा है तुमको कि फ्री में है, कल आके बोला कि कैसा लगा, डब्बा खरीदिए, या शैम्पू ही दिया और बोला कैसा लगा, डब्बा खरीदिए, अगर पसंद आया तो तुम बोला ठीक है भाई, कितने रुपए का डब्बा आ रहा है, तो आपने बोला 50 रुपये का आ रहा है, तो बोला ठीक है भाई दे दो, या 100 रुपये का आ रहा है, ठीक है एक डब्बा दे दो। पर्सनल सेलिंग बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। बोल रहा है उसका आपको क्या पूछा हुआ है, फीचर्स पूछा हुआ है। फीचर्स में तो आप को जो भी पता है वो लिख सकते हैं। पर्सनल कंट्रोल कॉन्टैक्ट, सॉरी, तो इट्स इन्वॉल्व द डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द सेलर एंड बायर। इसमें सेलर और बायर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, विच हेल्प द बिल्डिंग ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट बिल्ड करवाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, और कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो क्या करवाता है, बिल्ड करवाता है। दूसरा नंबर, टू वे कम्युनिकेशन। हाँ, कंट्रोलिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब बैनर लगा दिया या आप बैठ के टीवी देख रहे हो, आ गया भाई, है ना, टीवी में नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल खोपड़िया में लगाइए, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, है ना, तो ऐसा ऐड आ गया, आप भी देखे बोले हाँ ठीक है अच्छा है ना। तो यहाँ टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना। ये आपके मन में कोई क्वेश्चन आया कि यार ऐसा ये काम करेगा क्या, इस टाइम लगा के कर सकते हैं क्या, ये मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मेरे को ये यूज कर पाएंगे क्या। लेकिन अगर आपका पर्सनल सेलिंग के लिए सेलर है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे यूज हो सकता है क्या, इस तरह से यूज कर सकते, बहुत सारी बातें हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो पर्सनल सेलिंग में पहला नंबर की पर्सनल कॉन्टैक्ट है, और पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड होती है, ये पहला नंबर पॉइंट, ठीक है। और दूसरा नंबर पॉइंट है कि टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्वेश्चन आंसर, क्लियर डाउट वगैरह, फीडबैक वगैरह, ये सब चीजें भी कवर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है, यानी दोनों तरफ से फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है, लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, परसों ले लो, तरसों ले लो, अगले महीना ले लो, कब लेना है बोलिए हम उस टाइम आ जाएंगे, ये सब बातें भी होती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गया, पर्सनल कॉन्टैक्ट, टू वे कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबल अप्रोच। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ द गुड सेल्समैन। एक अच्छा सेल्समैन कैसा होना चाहिए, यानी हमारा सेल्समैन कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन बताता है कि आप एक अच्छे सेल्समैन कैसे बन सकते हो। बहुत सारा पॉइंट है, शॉर्ट में दिया हुआ। पहला नंबर, गुड कम्युनिकेशन स्किल। एक सेल्समैन के भीतर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने की जो क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो जबरदस्त होना चाहिए, है ना। क्योंकि सेल्समैन अगर नजरें चुराएगा, बातें नहीं करेगा, कस्टमर को कन्विंस फिर कैसे करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये एक अच्छा लीडर की भी क्वालिटी होनी चाहिए और एक अच्छा सेल्समैन की भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। हर कस्टमर के हर प्रॉब्लम को, हर डाउट को आपको फटाफट क्लियर करना चाहिए। तो ये पहला नंबर। दूसरा, ऑनेस्ट एंड पोलाइट। हाँ भैया, सेल्समैन तो ऑनेस्ट ही होना चाहिए, और सेल्समैन ही क्यों, दुनिया में हर इंसान ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना। आप हम सब लोग ईमानदार होने चाहिए, फ्रॉडबाजी नहीं चलेगी ना, और लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कल को आप फ्रॉडबाजी करोगे भाई, अब हम ही पढ़ा रहे हैं भाई, तुमको इधर उधर बेवकूफ़ बना दे, है ना, तो भाई ये वो भौकाल तैयार करते, भौकाल समझते हो ना, ये है वो है ना, तेना है। और ठीक से देखोगे तो यूट्यूब वीडियो पे या स्टार्टिंग में हम लोग आएंगे, आपको सारा क्लास कराएंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे, और ठीक यूट्यूब वीडियो खोल के देखोगे तो 4 को वीडियो ढंग से नहीं है, बाकी सब मार्केटिंग है, ठीक है, कि ये है वो है, इधर उधर की बातें का 50 वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। बहुत सारा चैनल हम भी अभी देख रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है, तो लगता है कि भाई क्यों बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, ठीक है ना।
या तो बोल ही दीजिए बच्चों को कि भैया हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम तीन चैप्टर पढ़ाएंगे, पहले ही बोल दो, बच्चे समझ जाएंगे कि 3 चैप्टर आपके चैनल से मेरे को पढ़ना है। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, कि अगर आप बोले हैं कि ये कराना है तो कराना है, ठीक है। हम लोग को इस बात का जो है वह गर्व भी है और हमको इस बात की शांति और सुकून भी है कि हमने जितना आपको बोला कि भैया हम ये सारा टॉपिक कवर करेंगे, उससे ज़्यादा करवा दिया, कम नहीं, उससे ज़्यादा ही करवा दिया। बिजनेस स्टडी में हमने बोला था कि 2-3 चैप्टर तो हम लोग बड़ा बड़ा चैप्टर जरूर कराएंगे, और हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कराए हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर बीबी कुंड आया तो बीबी कुंड सजेशन कराया, फिर सैंपल पेपर आया, सैंपल पेपर कराया, बुक से सारे चैप्टर करवाए, तो कितना कुछ दे दिए हैं सर, ये आपको पता है ना। आप इस चीज का जो है वो गवाह हैं, और हमारा YouTube चैनल खोल के प्लेलिस्ट में जाके जो चेक करेगा वो पता चल जाएगा, या हमारा वीडियो में आप क्लिक करके चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कुछ हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो क्या हो, ईमानदार होना चाहिए, और स्पेशली सेल्समैन। अगर आप बेईमान होंगे, अगर किसी को 5 का माल 500 रुपये में बेच दिए, तो ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलेगी ना। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोलाइट होना चाहिए, बहुत एरोगेंस माइंड नहीं होना चाहिए। एरोगेंस होंगे सेल्समैन नहीं बन पाओगे। अब कभी कभी देखो, आप अपनी मम्मी या दीदी के साथ कभी गए, तो आप कभी साथ में गए, है ना, उन्होंने 10 ठो कपड़ा निकाला, भैया इधर से 10 ठो निकाल दो, भैया वो दिखा दो, सब मिला के 30 ठो साड़ी देख लिए, बाद में बोली अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए। अब उस वहां पे कोई सेल्समैन होगा, बोलेगा अरे 30 साड़ी निकाल दे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा झगड़ा करने पे उतर जाएगा। लेकिन वहां सेल्समैन, जनरली सेल्समैन को आप देखें क्या बहुत पोलाइटली बात करता है, ठीक है आंटी जी कोई बात नहीं, अगले बार आइए, अगला माल लाने वाला है बहुत सारा, आइए। ये पोलाइटली बिहेवियर है, क्योंकि वो 30 पीस देख के गई हैं, तो अगली बार वो आएंगे तो पक्का आपसे ही लेंगे, ये सीओ रही है। लेकिन तुम झगड़ा करने पे उतर जाओगे तो फिर तो आएंगे नहीं, और 10 लोगों को मना भी कर देंगे, बहुत बदमाश है, मत जाना, ठीक है। तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा ना। तो आप सेल्समैन है ना, तो आपकी पोलाइट होने चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, सोशलेबल होनी चाहिए, यानी समाज के प्रति जो है वो समाज से मिलजुल के रहिए। अब ये नहीं कि दुकान खोले हो, बगल वाले से झगड़ा करके रखे हो, इससे झगड़ा करके रखे हो, उससे सबसे झगड़ा करके रखोगे, तो भैया बिजनेस कैसे करोगे। आसपास कोई पूछने आएगा यहाँ पे कोई कपड़ा का दुकान है, तो बोलेगा नहीं नहीं कोई कपड़ा का दुकान नहीं है, वो मना ही कर देगा। बोले भैया यहाँ पे सुने थे कि केक का दुकान है, नहीं यहाँ कोई केक का दुकान नहीं है, वो खुद ही मना कर देगा। तो सोशलेबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, कीन इंटेलिजेंट होना चाहिए, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेजेबल होने चाहिए, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब सामान बेच रहे हो, तुमको खुद ही नहीं पता कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, किस कपड़े से बना है, किस तरीके के मटेरियल से बना है, या आप इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है तो भैया ये जूसर मशीन है, ये मिक्सर मशीन है, ये कैसे बनता है, इसके यूज़ कैसे करते हैं। वॉशिंग मशीन खरीद लिए, यूज़ ही करना नहीं पता, भाई कस्टमर को तो नहीं पता, वो तो बेचारा नया खरीद रहा है, और आपसे पूछा, बोला आप बोले मेरे को भी नहीं पता, मेरे घर में भी नहीं है, तो भाई तो फिर हम किससे पूछने जाएंगे, है कि नहीं। तो नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट द मार्केट, सोशलेबल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, क्या बोले, पोलाइट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। बहुत सारा पॉइंट बोल दिए भाई, है ना। प्रोडक्ट नॉलेज, अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज आ ही गया, ठीक है, तो पढ़ा चुके हैं प्रोडक्ट नॉलेज, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करिए 3 मार्क्स का, यानी अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और ईजी और सिंपल लैंग्वेज में। आप देख लीजिए लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पढ़ लिया। गुड सेल्समैन कैन एक्सप्लेन द प्रोडक्ट क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड सिंपल वर्ड so that the customer can easily understand it, यानी इस हिसाब से वो समझाए कि वो easily understand कर पाए। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। ऑनेस्ट, he deals the honest with the customer, behavior politely and respectfully, यानी आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है अपने कस्टमर के साथ, ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, और बहुत पोलाइटली बिहेव करना है, ठीक है। ये चीजें हैं प्रोडक्ट नॉलेज। चलिए ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो आइए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आपको देंगे, और यहां से देखिएगा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये सिर्फ आप देखेंगे और हम देखेंगे, एग्जाम के बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट क्या क्या हो सकता है, आप पढ़े हो ना, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। हाँ सर पढ़े हैं। तो इंटरनल सोर्स में क्या क्या आता है, इंटरनल सोर्स में आ जाता है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या आ जाएगा, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आ जाएगा कि भर्ती ले रहे हो तो ट्रांसफर कर लिए, प्रमोशन कर लिए, यही होता है ना, कि उस कंपनी से मंगवा, उस ब्रांच से मंगवा लिए तो ट्रांसफर हो गया, यहीं पे सुपरवाइजर था उसी को हम असिस्टेंट मैनेजर बना दिए तो प्रमोशन करके, यानी अंदर से ही, कंपनी के अंदर से ही आपने एक पोस्ट को खाली कर लिया, मैंने एक पोस्ट को भर लिया। जैसे हमारे यहाँ एक असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट खाली है, मेरे को चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या हो सकता है, इंटरनल में होगा कि हम अपने किसी सुपरवाइजर को मैनेजर बना दिए, असिस्टेंट मैनेजर, हाँ बना सकते हैं, तो ये इंटरनल है, बाहर से नहीं लिए अंदर से ही लिए, ठीक है। या
कहाँ उस ब्रांच से, मेरा जो बेलूर ब्रांच है या मान लीजिए लिलुआ ब्रांच है, ठीक है, मतलब ब्रांच नहीं है ऐसा बता रहे हैं एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए हमारा बेलूर में ब्रांच है और वहाँ पे हमारा एक मैनेजर है, ठीक है, वहाँ दो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर है ना, फोरमैन है, चार्ज मैन है, तो वहाँ से एक मैनेजर को ट्रांसफर करवा के यहाँ पे रिक्रूट कर दिया, तो ट्रांसफर या प्रमोशन, ठीक है, इंटरनल में। ये आपसे इंटरनल नहीं पूछा, एक्सटर्नल पूछा हुआ है, तो एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, बाहर से लेंगे। बाहर से कैसे ले सकते हैं, एडवर्टीजमेंट से ले सकते हो, इंटरव्यू से ले सकते हो, कैंपसिंग, कॉलेज में कैंपसिंग होता है ना, बाहर से कंपनियां आती है, अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट को, है ना, वहीं पे जॉब लेटर थमा देती है कि भैया थोड़ा बहुत इंटरव्यू करेगी, जॉब लेटर मिल जाता है, वहाँ पे जॉब मिल जाता है, फाइनल ईयर पास करोगे, अप्लाई करोगे, आपका जॉब रेडी है कि नहीं। तो ये सब कैंपसिंग होता है ना, तो इस तरीके से, या यूनियन वगैरह से भी आता है, या आप बोल सकते हैं जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग कंसल्टेंसी जानते हैं कि बहुत सारी कंसल्टेंसी होती है जो मीडिएटर का काम करती है, कि बाहर में कोलकाता में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कांटेक्ट कर लिया, ठीक है, और उन लोगों को बोल दिया कि तुमको कोई भी स्टाफ चाहिए मेरे को बोलना, हम एक से एक स्टाफ तुमको देंगे, और इधर में सबको हल्ला कर दिया कि भैया तुमको कोई भी जॉब चाहिए मेरे से मिलो, हम तुमको जॉब देंगे। अब तुम्हारा जॉब के लिए तुम आए, तुम्हारा डेटा, तुम्हारा ये सीवी ले लिया, सीवी लेके जमा ले लिया, और फिर बाद में जो कंपनी बोला कि भैया एक मेरे को अकाउंटेंट चाहिए, तो वो सीवी में चेक किया, 3 अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई किए थे या आपको भेजे थे सीवी, उन लोगों को कॉल किया, बोला कि भाई चले जाओ कंपनी में, कंपनी को अकाउंटेंट मिल गया, उस बेचारे को जॉब मिल गया, और तुम बीच में दोनों तरफ से क्या ले लिया, कमीशन ले लिया, या जो भी आप बोलो रेम्युनरेशन बोलो, पहला मंथ का सैलरी ले लिया, कंपनी भी उसको पैसा दे रही है, और जिसका जॉब लगा है वो तो बेचारा खुशी होकर देगा कि यार मेरा तुमने नौकरी लगवा दिया। तो ये फायदा है, समझ में आ रहा है भाई। तो देखो कैसे हो सकता है, एडवर्टीजमेंट से हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हो सकता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्ट भर्ती ले लेंगे, ठीक है, इंटरव्यू कराए और भर्ती लेते गए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बनता है, आप जानते होंगे, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उन लोग एक्सचेंज कार्ड गवर्नमेंट का है, एक्सचेंज कार्ड जाके बनवा सकते हैं। वहाँ से कॉल आ सकता है कभी कि भैया ये जॉब के लिए खाली है, आप एप्लीकेबल हैं, आप एक बार अप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये चीज़ से हो सकती है, ठीक है। कैंपसिंग से भी हो सकता है, तो कैंपसिंग रिक्रूटमेंट यानी कॉलेज में, स्कूल में सब होता है ना, डायरेक्ट फ्रॉम द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में ये सब होता है, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में। 3 इडियट मूवी देखे होंगे आप लोग, उसमें कैंपसिंग हो रहा है ना, ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है, वो बता रहा है कि हमने यहाँ छत से कूद गए थे, ठीक है, इंटरव्यू देते वक्त ही बताता है ना, कॉलेज में या इस छत से कूद गए थे, मतलब कि कॉलेज में ही तो इंटरव्यू हो रहा है, तभी तो वो कैंपसिंग भी होता है, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसी, अभी जो बता रहे थे, कंसल्टेंसी या प्लेसमेंट एजेंसी, बहुत सारी कंपनियां प्लेसमेंट देती है, तो प्लेसमेंट एजेंसी से भी आप जॉब ले सकते हैं। तो ये हो गया 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। दूसरा, बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग से क्या फायदा है, अगर आप किसी इंप्लॉय को बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं तो उसका क्या फायदा है। पहला नंबर, इंप्रूव द इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। दूसरा नंबर है कि रिड्यूस द इंप्रूव द इफिशियंसी, और दूसरा नंबर है कि रिड्यूस द एक्सीडेंट कम हो जाता है। अगर ट्रेनिंग अच्छा दे रहे हो तो पहला नंबर की इफिशियंसी बढ़ जाएगा। मान लो कोई आदमी को ट्रेनिंग दिए नहीं, सीधा मशीन पर बैठा दिए, तो वो तो सोचते रहेगा ना, भाई ये चालू करे, ये स्विच को बंद कर रहा है, फिर चालू कर रहा है, फिर ये कर रहा है, कुछ ब्लास्ट करवा के आग लगवा दिया है कि नहीं, ये भी करवा सकता है। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं अगर आप विदाउट ट्रेनिंग कैंडिडेट को आपने मशीन पे बैठा दिया या ऐसे जगह पे बैठा दिया जहां एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। तो पहले उसको मशीन के बारे में बताओ, उसकी जानकारी दो, 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का ट्रेनिंग दो, उसके बाद आप उसको बैठाओ। तो एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, और अगर ट्रेनिंग आदमी होगा तो उसकी इफिशियंसी भी तो बहुत अच्छा होगी। आपने 7 दिन उसको समझा दिया काम, अब 8वां दिन से वो काम प्रॉपर तरीके से करेगा, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है, वो सीख चुका है, उसका स्किल हो चुका है उस चीज में। तो इसलिए ट्रेनिंग 2 फायदा, पहला नंबर की इंप्रूव द इफिशियंसी, और दूसरा रिड्यूस द एक्सीडेंट, ठीक है। तीसरा नंबर आता है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है कि अगर उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी। अगर इफिशियंसी मतलब कि उसकी इफिशियंसी अच्छी है, 10 घंटा में अगर वो 20 पीस माल बना रहा है तो उसकी इफिशियंसी अच्छी है, और इफिशियंसी अच्छी है तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। तो कॉमन सी बात है, ये कनेक्टेड पॉइंट है, इससे ये कनेक्टेड पॉइंट है, ठीक है। तो इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्कस द बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग। अच्छा, वो ट्रेनिंग का ही बेनिफिट है, सॉरी। बूस्ट द कॉन्फिडेंस और मोराल। अच्छा, एक चीज और बात है कि अगर आप अपने इंप्लॉय को ट्रेनिंग देके आप काम करवा रहे हैं तो उससे उसका मोराल बढ़ेगा। मोराल समझ रहे हो ना, उसकी नैतिकता बढ़ेगी और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मेरे को काम आता है। अब तो उसको काम आता ही नहीं, आप मशीन पे बैठा दोगे तो बेचारा वो खुद भी तो डिमोटिवेटेड हो रहा है कि यार मेरे से हो नहीं रहा है, यार ये दबा रहे हैं, ये खुल रहा है, ये दबा रहे हैं, वो खुल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को पता नहीं कैसा बैठा दिया। तो वो खुद भी डिमोटिवेटेड हो रहा है, आपका काम भी खराब हो रहा है, इफिशियंसी बिल्कुल भी नहीं है। 10 घंटा में 10 पीस छोड़िए, 1 पीस भी माल नहीं बन पाया, ठीक है। प्रोडक्शन भी जो है वो खत्म हो गया आपका, चारों तरफ से आपका नुकसान है। इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है। कोई भी कंपनी में कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा हो, कितना भी अच्छा काम के बारे में जानता हो, लेकिन आपके यहाँ काम कैसे होता है इसकी ट्रेनिंग आपको जरूर देनी चाहिए। तो ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं? तो बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड मोरल, हेल्प द करियर ग्रोथ,
हेल्प इन द करियर ग्रोथ। सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे करियर ग्रोथ कहाँ से आ गया भाई ट्रेनिंग में? हाँ, क्यों नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि एक आदमी को हम अपने यहाँ बैठाएं और उसको सिलाई करना सिखाएं। हमारे यहाँ मान लीजिए शर्ट पैंट बनाने का कपड़ा का फैक्ट्री है, ठीक है, हमारे यहाँ शर्ट पैंट वगैरह सब बनता है, ठीक है सर। तो अगर हमारे यहाँ शर्ट पैंट वगैरह बनता है तो हम उस आदमी को क्या कर रहे हैं भाई, हम उसको सिलाई करना सिखाएं, उसको 20 दिन या 1 महीना तक सिलाई करना सिखाएं। अब वो स्मूथ हो गया सिलाई करने में, अब वो मेरे यहाँ 1 साल काम भी किया और स्पेशलिस्ट हो गया। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे कंपनी का फायदा हुआ कि अच्छा प्रोडक्शन करने लगा, इफिशिएंसी अच्छा हुई, ठीक है। जिस दिन वो काम छोड़ेगा उस दिन वो दूसरी कंपनी में जाएगा, उसी टाइप की कंपनी में जाएगा ऑब्वियसली, जहां उसका एक्सपीरियंस की वैल्यू है, और वहां जाके वो बोलेगा कि मेरे को सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है, स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छा कर पाते हैं। अच्छा करके दिखा, वो फटाफट करके दिखाएगा, तो उससे उसका भी तो करियर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अगर उसको कुछ नहीं आता खास तो कंपनी बोलती ठीक है रख लेंगे लेकिन 5,000 रुपये सैलरी देंगे। लेकिन वो जैसा काम करके दिखाया, कंपनी बोली वाह क्या जबरदस्त स्पीड है भाई तुम्हारा, तो बहुत ही एक्सपीरियंस हो यार, कितना सैलरी लोगे? बोला सीधा 25,000। बोला ठीक है डन, है कि नहीं। तो ये बात है ना, यानी आपका करियर ग्रोथ भी है किसका? हेल्प द करियर ग्रोथ, इंप्लॉई का और कंपनी का तो है ही, लेकिन इंप्लॉई का करियर ग्रोथ जो है वो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग एट द न्यू स्किल दैट द क्वालिफाई द एम्प्लॉय फॉर द प्रमोशन एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ब्रीफली 5 टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव। अच्छा इंसेंटिव देते हैं ना भाई, अपने इंप्लॉय को इंसेंटिव देते हो ना, तो इंसेंटिव में क्या क्या दे सकते हो, ठीक है। अच्छा लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाला फिनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि इसमें एक और होता है, वो क्या होता है? नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव। तो नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव भी होता है, फिनेंशियल इंसेंटिव भी होता है। फिनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आता है? सैलरी, बोनस और कमीशन। आप अपने इंप्लॉय को क्या क्या इंसेंटिव दे सकते हैं? सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है। और क्या दे सकते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में से हिस्सा देके आप उसको खुश कर सकते हैं, या अलावेंस भी दे सकते हैं। अलावेंस में डीएनएस अलावेंस, टिफिन अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रन हॉस्टल एजुकेशन अलावेंस, ड्रेस अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, है ना, सिटी कंपल्सरी अलावेंस, बहुत सारा अलावेंस होता है। ये सब अलावेंस देके आप उसको खुश कर सकते हैं। सर्वेंट अलावेंस दे दिए, इंटरटेनमेंट अलावेंस दे दिए, बहुत ऐसा चीज दे दिए, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे दिया, ट्रैवलिंग अलावेंस दे दिए, ये सब अलावेंस देकर उसको खुश कर सकते हैं। तो इंसेंटिव से इंप्लॉय खुश होता है, उसको सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, अलावेंस दे रहे हो। अलावेंस में कितने तरीके का अलावेंस दे रहे हो, गदगद हो जाएगा सर, वाह मेरी कंपनी जैसा कोई नहीं है, और उसके बाद वो काम करेगा धड़ाधड़, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनेंशियल इंसेंटिव। और नॉन फिनेंशियल में क्या हो सकता है? नॉन फिनेंशियल में हम उसको पैसा कुछ नहीं दे, सब तो पैसा वाला बात है ना, सब अलावेंस में, सारा अलावेंस में पैसा दे रहे हैं उसको, ठीक है। ये लो टिफिन अलाउंस के लिए 3,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए 1,00,000 रुपया 1 साल भर का, ऐसे ऐसे करके पैसा दे रहे हैं। लेकिन नॉन फिनेंशियल में हम उसको पैसा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसको कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो वहां भी मोटिवेट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम उसको प्रमोशन कर दिए, पैसा नहीं बढ़ा है लेकिन पोस्ट में प्रमोशन कर दिया। आज से तुम सुपरवाइजर नहीं, कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर होगा, तुम्हारे पास अब टैग लगेगा क्या चीज का? मैनेजर का। ये भी बहुत बड़ा बात होता है ना। 5-10 जो है वो क्या किए, 500 लोगों के बीच में उसको बुलाए स्टेज पे और उसको सम्मानित किए, उसको मेमेंटम थमाए, उसको सॉल दिए, उसको बुके थमाए, बोले कि आप हमारे हो इस बार के, है ना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है वगैरह। पैसा कुछ नहीं दिए उसमें, लेकिन वो गदगद हो गया भाई, वाह क्या बात है, 1,000 एम्प्लॉय के बीच में मेरे को मिला एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड, और नेक्स्ट बार एकदम मेहनत करके और क्या करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो ये भी एक अवार्ड है, ये भी एक इंसेंटिव है, लेकिन ये फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल पूछेगा तो ये लिख दिए, और नॉन फाइनेंशियल भी बता दिए, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये सब होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें बैरियर्स होती है, यानी बाधा उत्पन्न करती है, रेसिस्ट करती है, रोकती है। पहला सिमेंटिक्स बैरियर। तो सिमेंटिक्स बैरियर में क्या होता है? डिफरेंट वर्ड्स, है ना, डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट द कंफ्यूजन टू ओवरकम द यूज ऑफ द सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। तो पहला नंबर की कभी कभी, अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कभी कभी किसी से कम्युनिकेशन करने में कुछ रेसिस्टेंस आती है, कुछ बाधाएं आती है ना, उस बाधाओं को कैसे दूर करेंगे, दूर नहीं पूछ रहा है, क्या क्या आता है बाधा है। पहला सिमेंटिक्स बैरियर। सिमेंटिक्स बैरियर में क्या होता है? यूज ऑफ द डिफरेंट वर्ड और डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट द कंफ्यूजन। अगर आप अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं जो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, या ऐसी मीनिंग्स यूज कर रहे हैं जो मेरे को नहीं पता, कोई एकदम फ्रेंच में बोलने लगे तो भाई हमको तो समझ में नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता है वो, ठीक है। तो फिर चाइनीज में बोलने लगे कोई, तो भाई उसको वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा, तो इसको सिमेंटिक्स बैरियर की कैटेगरी में रखेंगे कि आपके वर्ड्स, आपके लैंग्वेज जो है वो जब कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करे, तो ऐसे बाधा को, ऐसे बैरियर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेंटिक्स बैरियर।
बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके भीतर क्या आता है, साइकोलॉजिकल यानी इमोशनल्स लाइक द एंगर्स, फियर्स, है ना, स्ट्रेस, इफेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है क्या, एंगर हो सकता है, इमोशन हो सकता है, फियर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए। हो सकता है किसी टीचर के साथ भी हो जाता है, भाई बहुत स्ट्रेस है, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या किसी दोस्त से लड़ाई हो गया, या किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गया, ठीक है, अब वो गुस्से में है, वो ठीक से आगे पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है ना। तो बहुत बार होता है ऐसा। तो स्ट्रेस हो सकता है, फियर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या होता है कि जो होता है रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर्स होता है, रूल्स हो गया, लॉन्ग चैनल ऑफ द कमांड हो गया, प्रॉपर चैनल हो गया, बोला कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी वगैरह की वजह से जो है हम लोग नहीं कर पाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो गया। ये कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा है कि आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये रूल है, आपको इनसे डायरेक्ट नहीं जाके बोलना है, आप इनको बोलोगे वो उनको बोलेंगे। तो ये सब रूल्स एंड पॉलिसी बना दिया कंपनी ने, और उससे बाधा उत्पन्न हो रहा है कम्युनिकेशन में, और ऐसे को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बैरियर बोलते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर समझ गए, साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी इमोशन, फियर, है ना, स्ट्रेस, इन सभी डर की वजह से आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या किसी को नहीं बोले आप, या ठीक से बोल नहीं पा रहे डर की वजह से। कभी कभी हम लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को बोले उठो बढ़ो, अब वो डर गया, अरे हमको कैसे उठा दिया भाई, सर पहले नहीं बताएं, अचानक से उठा देते हैं। तो भैया पहले से तुमको चिट्ठी थोड़ी भेजेंगे, अचानक से ही उठाएंगे, तो वो उससे हम लोग झाड़ देते हैं कि तुम याद नहीं कर रहे हो। फिर वो बाद में मिलता है, बाहर में बोलता है, पता है सर मेरे को बहुत अच्छे से याद है, सर अभी सुनाए हम बोले ठीक है सुनाओ। तो फिर वो बाहर में सुना देता है, हम लोग तो फिर वहाँ क्लास में क्यों नहीं बोला, सर डर से नहीं बोल पाए। ये होता है कौन सा, साइकोलॉजिकल बैरियर, इन फियर की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और क्या होता है, पर्सनल बैरियर्स हो सकता है। पर्सनल बैरियर यानी पुअर लिसनिंग्स, लैक ऑफ अटेंशंस, है ना, और एटीट्यूड, सेंडर्स, रिसीवर, ये सब हो सकता है। बोला लैक ऑफ अटेंशन, अब हम पढ़ा रहे हैं, तुमको सुनने का मन ही नहीं है, तुम सुनना ही नहीं चाहते हो, तो हमको सुनना ही नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। अब क्लास में 2-4 बच्चे होते हैं, भैया हम जा रहे हैं बदमाशी करने के लिए, हम पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहे, तो वो सुनना ही नहीं चाहता, उसका अटेंशन ही नहीं है। तो आप जिंदगी में कितना भी अच्छा पढ़ा लो, वो नहीं सुनेगा, उसको मतलब ही नहीं है। बहुत सारे हर क्लास में 5%, 10% बच्चे ऐसे होते हैं, और जो परेशान करते हैं, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और उसका अटेंशन बिल्कुल नहीं होता। ये पर्सनल बैरियर्स में, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनली नहीं चाहता है पढ़ना, है कि नहीं। तो ये लैक ऑफ अटेंशन बोल सकते हैं, या एटीट्यूड ऑफ द सेंडर बोल सकते हैं, उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। डिस्कस द ब्रीफली द फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए किस किस फैक्टर को ध्यान में रखोगे, याद है ना, क्या बोल रहे थे आप, उसमें रिस्क फैक्टर को ध्यान रखेंगे, सर कितना रिटर्न आ रहा है उस पर ध्यान रखेंगे, कि भाई रिटर्न कितना मिलेगा, कैश फ्लो पोजीशन पे ध्यान रखेंगे। उसी टाइप का यहाँ पे बोल रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट फैक्टर था ना, ये फिक्स कैपिटल था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड कौन कौन सा फैक्टर को ध्यान में रखोगे, और ये फिक्स कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन सा डिसीजन को ध्यान में रखोगे। तो आइए सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस हम लोग चेक करेंगे, बिजनेस का नेचर कैसा है। फिक्स कैपिटल में अगर पैसा लगा रहे हैं तो देख लो नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। बिजनेस का नेचर अगर लॉन्ग टर्म वाला है तो फिक्स कैपिटल में लगाओ, बिजनेस का नेचर अगर शॉर्ट टर्म वाला है तो फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो नेचर ऑफ बिजनेस चेक करोगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी आपका ऑपरेशन स्केल, यानी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है या स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है। अगर लार्ज स्केल में बिजनेस रिक्वायर्ड हो रहा है तो मशीनरी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हाई प्रोडक्टिविटी पे होगा, यानी अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो ये सब चीजें हाई लगेगी, लेकिन स्मॉल स्केल पे हो रहा है तो ये सब ज्यादा नहीं लगेगा। तो ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चॉइस ऑफ द टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक, किस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ध्यान देना, कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। अगर मान लीजिए कि वो मैनुअल मेथड यूज कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा लगेगा, फिक्स कैपिटल पे कम लगेगा। लेकिन अगर वहां मशीन इंसेंटिव है, यानी पूरा का पूरा चारों तरफ मशीन ही से काम होने वाला है इस जगह पे, तो फिर आपको फिक्स कैपिटल पे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो टेक्निक्स जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग वाला ही क्वेश्चन है ना, हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख लेना, ग्रोथ का हिसाब क्या होगा उसके हिसाब से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला नंबर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा नंबर होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तीसरा होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य से फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम कर रहा है, फाइनेंस को मैनेजमेंट करने का क्या उद्देश्य है। तो सर फाइनेंस को मैनेजमेंट करने का पहला उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, यानी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और क्या हो,
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, धन जो है वो मैक्सिमाइजेशन हो, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हम लोग फाइनेंस को मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को प्रॉपर कर पाए, यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का पूरा इस्तेमाल कर पाए, पैसा की बर्बादी बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये चीज हो सकता है। दूसरा नंबर, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, उसी का तीसरा पॉइंट है इंश्योर द लिक्विडिटीज और फाइनेंशियल एबिलिटीज, स्टेबिलिटीज। ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 6 क्वेश्चन था, टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ था 5 मार्क्स का, और इस तरीके से हम लोग जो है वो पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिए विथ जो है वो सिंपल सॉल्यूशन के साथ, और सिंपल जो है वो लैंग्वेज के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दिए। वीडियो कैसा लगा बिना कमेंट किए मत जाना मेरे भाई। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए इतना सारा ये क्वेश्चन सैंपल पेपर निकाला, उस सैंपल पेपर से बैठ के क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको टाइप करते हैं, फिर उसका पीपीटी बनाते हैं, फिर आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, और आप एक लाइक भी ना करो और शेयर भी ना करो और ऐसे ही चले जाओ और एक कमेंट तक ना करो कि सर वीडियो कैसा लगा, तो ये नाइंसाफी होगी हमारे साथ। ठीक है, और ये आप गलत कर रहे हैं हमारे साथ, आप हमारा शोषण कर रहे हैं, यही बोलेंगे हम। ठीक है, तो आपका एक कमेंट हमें फिर से जोश जगाता है नए वीडियो के लिए, तो आपका हर एक कमेंट और आपका शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपना कमेंट और अपना शेयर बरकरार रखिए, हर वीडियो को जितना प्यार दिए इस वीडियो को अपना प्यार बनाए रखिए, अपने हर एक नए दोस्त के साथ एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा, एक नए दोस्त के साथ। और दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो, उसके लिंक आप जानते हैं, टेलीग्राम जो है वो ऐप डाउनलोड करिए और टेलीग्राम में जाएंगे, जीत सर कॉमर्स डालेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। हमारा जो है वो ये लोगो है, यही लोगो आपको दिखेगा, और ये लोगो देखते ही आप समझ जाना जीत सर का ही चैनल है। उस पर क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पे, वहां से डाउनलोड करना, डाउनलोड करके उसको प्रिंट करना, और प्रिंट करके अच्छे से घर पे बैठ के हाईलाइट करके सारी चीजों को कवर करना, फिर कॉपी में एक बार अच्छे से फेयर करके लिख लो, और नहीं तो डायरेक्ट लिख के प्रैक्टिस कर लो। इतना कर लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से कॉमन आएगा, और कम से कम लिखना तो सीख जाओगे कि लिखते कैसे और कितना लेंथ होना चाहिए। आपने देखा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट हमने दिया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट किया, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया। लेकिन पॉइंट से मतलब नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमने उसको पढ़ाया, समझाया और एक्सप्लेनेशन आपको दिया। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, एग्जाम टाइम है ना, हेल्दी खाइए। ठीक है, अपना भरपूर ध्यान रखिए, पढ़ाई दिन रात जो है वो एफर्ट लगाइए अपना, क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है मेरे भाई, है ना, बोलते हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये अंतिम मौका है। अगर ये मिस हुआ तो जीवन भर पछतावा रहेगा आपको कि काश 12 में थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो रिजल्ट कुछ और हुआ होता, है कि नहीं? तो ये पछतावा ना रहे। ठीक है, तो अपना दम लगाओ पूरा अच्छे से, 100% नहीं, अपना 1000% दीजिए, है ना। सफलता आपकी कदम चूमेगी। बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है ना। बोलते हैं जब मानव जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। तो ये अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, कॉस्टिंग, टैक्सेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ही बच्चा वाला चीज़ है। बस आज से अगर आपने ये वीडियो सुन के और आपने आज से स्टार्ट कर दिया तो आज से भी बहुत बड़ा बात हो जाएगा, और आज से ही आप तख्ता पलट कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो सबसे पहले अंत को अच्छा करिए। और सबसे मजेदार बात आपको बताएं, सबसे मजेदार बात यह है कि हर एग्जाम में आपको 3 दिन 4 दिन का छुट्टी मिला है। हर एग्जाम में, हर सब्जेक्ट के एग्जाम में आपको 3 दिन 4 दिन का छुट्टी मिला है। उस 3 दिन 4 दिन का भरपूर इस्तेमाल करना, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो यूज कर लेना पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ रिवाइज करने के लिए, कुछ ना कुछ जो है वो, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर देखना रिजल्ट कितना जबरदस्त होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर करिए अपने हर नए दोस्त के साथ जो जीत सर को अभी तक नहीं देखा है, जीत सर का नया वीडियो नहीं देखा है, वीडियो के बारे में नहीं जानता, उनको जरूर दिखाइए। ठीक है, ताकि हमारा भी भला हो सके, आपका भी भला हो सके। थैंक यू। हेलो।